हर नए साल की शुरुआत होती है न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन के साथ में। और अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो मोस्ट कॉमन न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन में सबसे ऊपर जो चीज़ आपको मिलेगी वो है एक्सरसाइज और वेट लॉस। तो अगर आपका भी न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन एक्सरसाइज या वेट लॉस का है, या आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप नए सिरे से एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज और वर्कआउट से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने का एक प्रयास किया जाएगा। नववर्ष 2022 में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। सबसे पहले अगर एक्सरसाइज को डिफ़ाइन किया जाए तो एक्सरसाइज इज़ एनी structured, planned and repetitive physical activity carried out with the aim of improving or sustaining physical fitness। यानी कोई भी शारीरिक गतिविधि जो प्लान स्ट्रक्चर्ड हो, यानी जो सुनियोजित हो, एंड रिपीटेटिव यानी जो बार बार की जाए इस उद्देश्य के साथ में कि फिज़िकल फिटनेस को सुधारना है या सुधार को मेंटेन करना है, तो ये सारी फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज की श्रेणी में ही आती है। एक्सरसाइज को मुख्य रूप से 3 या 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले होते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस, यानी वो एक्सरसाइजेस जहाँ पे हमारे शरीर में ऑक्सीजन के उपयोग की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। एरोबिक एक्सरसाइज करते समय हमारा हार्ट रेट भी बढ़ती है, हमारे सांस की गति भी बढ़ती है, और इस सब के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन कंजप्शन की मात्रा जो है वो बढ़ती है, और इसीलिए इसको एरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। एरोबिक एक्सरसाइज के अंतर्गत मुख्य रूप से घूमना, पैदल घूमना, तीव्र गति से चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, स्विमिंग। एरोबिक एक्टिविटी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: माइल्ड एक्टिविटी, मॉडरेट एक्टिविटी और वाइग्रस और इंटेंसिव एक्टिविटी। ये डिफ्रेंशिएशन अगर हम मिनट्स के बेस पे करें तो माइल्ड एक्टिविटी वो है जहाँ पे लेस देन 3 मिनट्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मॉडरेट एक्टिविटी वो है जहाँ पे 3 से 6 मिनट्स की रिक्वायरमेंट है, और वाइग्रस एक्टिविटी वो है जहाँ पे मोर देन 6 मिनट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और अगर यही डिवीज़न माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का हम हार्ट रेट के बेसिस पे करें तो माइल्ड एक्टिविटी में जो हार्ट रेट रहेगी वो आपकी एज प्रिडिक्टेड मैक्सिमल हार्ट रेट का 50 to 65%, और इन मॉडरेट इंटेंसिटी में 65 to 75%, और वाइग्रस एक्टिविटी में 75 to 95% होगा। ये गाइडलाइंस, ये जो डिवीज़न है हार्ट रेट की बेसिस का, इसमें इंटरनेशनल सोसाइटीज़ की गाइडलाइन में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। मैंने जो आपको गाइडलाइन बताई है वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की गाइडलाइन है। और जो दूसरी श्रेणी आती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। इसके अंतर्गत वो एक्सरसाइज आती है जहाँ पे हम मसल ग्रुप की स्पेसिफिक टारगेट करके उनको बढ़ाने के लिए, या फिर कंपाउंड मसल की एक्सरसाइज करके मसल साइज़ को बढ़ाने के लिए, मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। और इन एक्सरसाइजेज में जो है हृदय की गति और ऑक्सीजन कंजप्शन की मात्रा उतनी नहीं बढ़ती है। जिम में जो भी एक्सरसाइज की जाती है, बाइसेप, ट्राइसेप्स, बैक, ये सारी जो चीज़ें करती है ये सारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है। और उसके अलावा दूसरी जो मुख्य चीज़ है, जो रेजिस्टेंट बैंड्स होते हैं, जो रेजिस्टेंट बैंड के साथ में एक्सरसाइज की जाती है, ये भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है। उस एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद में जो तीसरा मुख्य प्रकार है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, यानी वहाँ पे जहाँ शरीर को लचीला बनाने के लिए, मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। और इस श्रेणी में जो मुख्य एक्सरसाइज आती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज के अलावा योगासन, जो हम विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास करते हैं, वो लगभग सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की श्रेणी में पड़ते हैं। और उसके अलावा एक और चौथी टाइप की एक्सरसाइज आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, जिसमें बैलेंस मेंटेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसके अंतर्गत शरीर का बैलेंस बनाने के लिए प्रैक्टिस की जाती है एक टांग पे खड़े होके। तो बहुत से हमारे योगाभ्यास जो हैं वो इसको ऑलरेडी समाहित किए हुए हैं। सामान्यतः जो भी एक्सरसाइज कर रहा है या वर्कआउट कर रहा है उनके उद्देश्य की अगर बात करें तो 2 उद्देश्यों के साथ में एक्सरसाइज की जाती है। पहला उद्देश्य ज़्यादातर लोगों का रहता है अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करना या फिटनेस के लेवल को इम्प्रूव करना, और दूसरा जो आमतौर पे आजकल युवाओं में बहुत क्रेज़ में है, मसल का साइज़ बढ़ाना या बॉडी बनाना। एक्सरसाइज करने से पहले
एक्सरसाइज करने के दौरान और एक्सरसाइज के साथ हमें कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, उन्हीं चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति एक्सरसाइज स्टार्ट करता है तो एक्सरसाइज की समयावधि के साथ में उनके शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। जिस दिन आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डे 1 पे, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आपका बीपी बढ़ता है, इन शॉर्ट कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और आपको ज़्यादा एनर्जी लेवल फील होते हैं। किसी एक दिन आप बहुत काम कर लेते हैं तो उसके बाद अगले 2 से 3 दिन तक आपकी मसल में एक दर्द का एहसास होता रहता है। इसे हम डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस, डोम सिंड्रोम बोलते हैं। यूजुअली 2 से 3 दिन तक परसिस्ट करता है। तो इस डोम्स के पीरियड में ज़रूरी है कि हम अपने वर्कआउट को बिल्कुल बंद नहीं करें, हम कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें और ताकि ये फ़ेज़ पास हो जाए। और जब आपको एक्सरसाइज करते हुए कुछ हफ्ते हो जाते हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने हो जाते हैं, तब आपकी मसल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ और संख्या है वो बढ़ने लगती है, आपकी मसल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होने लगती है। जब आपको एक्सरसाइज करते हुए लगभग 5 से 6 महीने हो जाते हैं तो आपकी मसल का साइज़ जो है ग्रो होने लगता है बिकॉज ऑफ मसल फाइबर हाइपरट्रोफी। मसल फाइबर की हाइपरट्रोफी होकर मसल का साइज़ ग्रो होने लगता है, मसल शेप लेने लगती है, कॉन्ट्यूर कर लेने लगते हैं और ये ग्रोथ विजिबल होने लगती है। लेकिन ये 6 मंथ्स का जो पीरियड है यही वो पीरियड है जहाँ पे ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, यानी मैक्सिमम ड्रॉप आउट जो होता है वो भी लगभग इस 6 मंथ्स के फेज़ में ही होता है। तो इस चीज़ को समझें कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट लगभग 6 महीने बाद ही दिखना शुरू होंगे। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में चमत्कार की कोशिश ना करें और आप चमत्कार के लिए ड्रग्स और दूसरे डब्बों के चक्कर में ना पड़ें। फिजियोलॉजी के हिसाब से चलेंगे तो जो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे, वो आपके फ़ायदे वाली चीज़ होगी। और जब आपको एक्सरसाइज करते हुए लगभग 1 साल हो जाता है तब आपकी मसल की ग्रोथ हो चुकी होती है, आपकी बोन्स जो हैं वो डेंसर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की जो है इंसिडेंस कम हो जाती है, आपके मसल्स के जो टेंडन होते हैं, टेंडन बोन का जो जंक्शन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस की समस्या आपको कम होती है। उसके अलावा जो लंबे समय तक एक्सरसाइज मेंटेन करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, शुगर, कोलेस्ट्रॉल यानी डिस्लाइपिडीमिया, ओबेसिटी, थायराइड, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, विभिन्न प्रकार के कैंसर्स, उसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, डिमेंशिया, ये जो सारी बीमारियां मैंने बताई है इन सब का रिस्क लगभग 1 साल एक्सरसाइज करने के बाद कम होता है और ये कम लेवल पे रहता है जब तक आप एक्सरसाइज करते रहते हैं। आप इस चीज़ को समझें कि एक्सरसाइज एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लान है। जितना आप लंबा निवेश करेंगे और निवेश करते रहेंगे आपको बेनिफिट उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। अगर हम बात करें कि रिकमेंडेशंस क्या हैं, यानी किसको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 18 से 64 साल के स्त्री और पुरुषों के लिए जो रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट है वो 5 सेशंस ऑफ 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस इन ए वीक, यानी आप एक हफ्ते में 5 बार कम से कम 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, प्लस हफ्ते में कम से कम 2 बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस कीजिए। इस चीज़ को समझें कि जो फिटनेस के लेवल को मेंटेन करने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं उनमें एरोबिक एक्सरसाइजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस हैं, यानी जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आमतौर पे एक्सरसाइज की जाती है, उनको कम रिकमेंडेशन है उनकी। तो अगर जब तक आप स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग आपका टारगेट नहीं है और आपका एम जनरल हेल्थ है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, आधा घंटा कम से कम 5 दिन, और वो भी इस स्तर की जो मॉडरेट इंटेंसिटी है, यानी जो मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने के लिए जो फार्मूला आमतौर पे काम में लिया जाता है वो है 220 माइनस एज। यानी अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपके लिए जो एज प्रिडिक्टेड मैक्सिमम हार्ट रेट होगी वो 220 माइनस 30 190 होगी।
और आप अपनी उम्र के हिसाब से इस हार्ट रेट जोन को अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि जो विभिन्न प्रकार के हृदय रोगी हों या ब्लड प्रेशर के रोगी हों जो बीटा ब्लॉकर श्रेणी की दवाओं पे हो, उनके लिए फार्मूला काम नहीं आता। और उसके अलावा जो थायराइड के पेशेंट हैं जो थायरोक्सिन ले रहे हो, और जो लीवर के पेशेंट्स हैं जिनका बिलिरुबिन हाई हो, उनके लिए भी ये फार्मूला जो है वो एक्यूरेट नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज बिगिन कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो आप कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना एम देखें। आपका एम क्या है? आपका एम जनरल फिटनेस है या आपका एम जो है मसल बिल्डिंग है? आप अपने एम को वाइजली चूज़ करें, क्योंकि हर कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता है। बॉडी बिल्डिंग एक फुल टाइम कमिटमेंट होती है, जहाँ पे बहुत एफर्ट, पैसा और बहुत सी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपका स्पेसिफिक गोल जनरल हेल्थ और फिटनेस है, तो आपके लिए जो रिकमेंडेड प्लान रहेगा वो ये रहेगा कि आप हफ्ते में 5 दिन मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज, एरोबिक एक्टिविटी आधा घंटा करें। उसके साथ में आप 2 दिन मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए करें। और मैं आपको सलाह ये भी दूंगा कि आप अपने जो फिटनेस शेड्यूल है, फिटनेस रेजिम है, इसके अंदर योगा को भी शामिल करें, जो आपके लिए ना केवल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करेगा, बट बैलेंस मेंटेनिंग एक्सरसाइज भी जो हमारा योगाभ्यास है उसके अंदर समाहित होती है। तो ये आपके लिए डबल तरह से फ़ायदा करेगा। एक्सरसाइज की बिगनिंग जहाँ तक हो सके एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड हेल्थ ट्रेनर के अंडर में स्टार्ट करें। अगर ख़ासतौर से अगर आपका एम मसल बिल्डिंग है। अगर आपका एम जनरल फिटनेस है तो उसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पहले से कोई गंभीर रोग नहीं है, अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या इस तरह की शुगर की किसी तरह की दवाएं चल रही हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप उनको अपना एम बताएं और उसके हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे कि भाई आपकी दवाओं में किसी तरह के परिवर्तन की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप अदरवाइज़ फिट हैं तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी उम्र में फ़िटनेस के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप एक रियलिस्टिक गोल रखें, चाहे वो फिटनेस का हो या मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हो, जो भी हो रियलिस्टिक गोल हो। दूसरे लोगों को देख के या फिल्मी हीरोज़ को देख के या मॉडल्स को देख के आप उनसे प्रेरणा लें, लेकिन आप उनकी नकल करने की कोशिश ना करें। आपके गोल आपकी बेसिक फिटनेस को देख के, आपके जनरल हेल्थ की कंडीशन के हिसाब से रियलिस्टिक होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। उसके बाद में जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के बाद में कूल डाउन। आप इस पूरे जो 3 स्टेप प्रोसेस है, आप इसका हमेशा ध्यान रखें कि आप एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करें, लाइट स्ट्रेचिंग करें और लाइट वॉकिंग करें, जो भी है। उसके बाद में जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद में आप कूल डाउन करें, यानी आप एकदम से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बंद नहीं करें। फिजिकल एक्टिविटी की स्पीड को कम करते हुए धीरे धीरे करके उसको स्टॉप करें। अगली जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि डाइट सप्लीमेंट्स, रूटीन एक्टिविटी में हमारे शरीर में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो 1 ग्राम पर केजी पर डे होती है। और लेकिन जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हायर साइड में होके यूजुअली 1.5 यानी 1.5 गुना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और जो बहुत हाई ग्रेड एथलीट होते हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं, वो 2 से 2.5 ग्राम पर केजी पर डे तक जाते हैं। लेकिन आप एक जनरल आदमी को इतना हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेने होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उसके फिर अपने साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, आपकी किडनी में इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हैं या आप शुरू में अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा लोड डाल लेते हैं तो आपकी मसल्स में वियर एंड टियर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कई बार जिम में बहुत ज़्यादा बेंच प्रेस करने से पेक्टोरलिस मेजर के फटने की भी इंसिडेंस बहुत कॉमन है। बहुत वैगरस एक्सरसाइज करने से बोन्स के फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स, ये सारी चीज़ें होने की संभावना रहती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो कंटिन्यूस रनिंग करते हैं उनमें होने की संभावना रहती है। उसके अलावा अगर आपके बीपी और हार्ट रेट के जंप होने की भी संभावना रहती है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो
शुगर कंट्रोल, जिनका ऑलरेडी अच्छा शुगर कंट्रोल है, कई बार एक्सरसाइज करने से शुगर लो होने की इंसिडेंस भी नोट की गई है। तो अगर आप पहले से बीपी, शुगर या हार्ट की किसी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप अपने रेजिम के हिसाब से अपनी दवाओं को एडजस्ट करवा लें। आप किसी तरह की कोई दवा नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप में एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर है तो कोई भी बहुत वेगरस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह करके एक बार अपना इवैल्यूएशन करवा लें। रिस्क फैक्टर के बारे में हमने पहले भी डिटेल में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक वो वीडियो देखें एक बार, और उसमें जो हमने डिस्कशन किया है उनमें से अगर कोई रिस्क फैक्टर आपके अंदर है तो वर्कआउट शुरू करने से पहले बेहतर होगा आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो और हमारा काम पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।